छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, निम्न पाठ प्रदेशों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मेरे ख्याल से एक बार पूछा गया था, मतलब ऑप्शन उसमें यही सब थे या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन जो पाठ प्रदेश हैं उनका दिशा पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व, ऐसा मतलब क्रम क्या होगा, ऐसा पूछा गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पाठ प्रदेश कौन सा है, तो जसपुर पाठ सबसे बड़ा पाठ प्रदेश है। तो इसको हमको जो है ना पूर्व से पश्चिम, मतलब हमारा जो, अगर मैं छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाऊं तो ऊपर वाला जो भाग है कुछ इस तरह का है ना हमारा छत्तीसगढ़, ये ऐसे, ये फिर नीचे वाला भाग, तो यहां पर है हमारा जसपुर पाठ प्रदेश, ये वाला है। इधर तो पूर्वी बघेलखंड का पठार है। तो यहां पर जो पाठ प्रदेश हैं तो उनको पूर्व से, इधर पूर्व हुआ, इधर पश्चिम हुआ, तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से लगाना है इधर से। तो देखो सबसे पहले यहां पर आएगा जमीर पाठ, दूसरे नंबर में आएगा जारंग पाठ, तीसरे नंबर में जसपुर पाठ, चौथे नंबर में मैन पाठ। मतलब कि ऐसे जमीर पाठ, जारंग पाठ, जसपुर पाठ और मैन पाठ, ऐसे। तो 1 2 3 4 इसका जो है आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे, इस चीज को पूछा गया है। तो 1 2 3 4 ये जो है इसका सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंडित रविशंकर शुक्ल द्वारा किस स्थान से महाकौशल नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। माफी चाहूंगा, यहां पर साप्ताहिक नहीं आना था, यहां दैनिक होना था, सॉरी, ये दैनिक होना था। तो जो महाकौशल पत्रिका है उसका जो साप्ताहिक प्रकाशन है उसका प्रकाशन अंबिकाचरण शुक्ल द्वारा किया जाता था मेरे ख्याल से, भारत की आजादी के पहले। तो जो महाकौशल दैनिक पत्रिका का प्रकाशन पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने किया था, कहां से किया था भाई, रायपुर से किया था। ध्यान रखेंगे 1951 रायपुर से इन्होंने जो है महाकौशल दैनिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। और ये जो महाकौशल है छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाली पहली दैनिक पत्रिका थी। सागर पंडित रविशंकर शुक्ल जी की जन्मस्थली रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस नेता की उपाधि लोकप्रिय की थी। तो भाई लोकप्रिय किसकी उपाधि थी, पंडित वामन बलीराव लाखे जी की उपाधि थी लोकप्रिय। इनको जो है ना अंग्रेजों ने राय साहब की उपाधि दे रखी थी, राय साहब। इन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया था रायपुर क्षेत्र में, तो उससे खुश होकर के अंग्रेजों ने इनको राय साहब की उपाधि प्रदान की। अब होता क्या है कि 1920 में महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। सबसे बोलते हैं कि अंग्रेजों का बहिष्कार करो, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करो, अदालतों का बहिष्कार करो, जिसको अंग्रेजों ने कोई उपाधि दे रखी है उस उपाधि का त्याग करो। गांधी जी ने खुद उपाधि का त्याग किया था, केसर हिंद। तो हमारे छत्तीसगढ़ के नेता भला कैसे पीछे रहते। तो जो पंडित वामन बलीराव लाखे हैं, रायपुर में एक सभा हो रही थी, उस सभा में ये जो है अंग्रेजों द्वारा इनको जो राय साहब की उपाधि दी गई थी इसको त्याग देते हैं, घोषणा करते हैं कि अंग्रेजों ने मुझे ये जो उपाधि दी है मैं उसका त्याग करता हूं। तो यहां पर जो रायपुर की जनता है जो उस सभा में उपस्थित हुई रही होगी, वो वामन राव लाखे जी से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है और चिल्लाने लगती है कि ये तो भाई हमारे लोकप्रिय नेता हैं, और वहीं से इनको जो है लोकप्रिय की उपाधि प्राप्त होती है। तो इनको लोकप्रिय की उपाधि जनता ने दिया था। ध्यान रखेंगे, रायपुर की जनता ने, मतलब ये रायपुर की जनता के समक्ष इन्होंने राय साहब की उपाधि का त्याग किया। तो लोग एकदम प्रभावित हो गए कि भाई ये जो है देश के लिए अपनी उपाधि का त्याग कर रहे हैं, तो भाई ऐसे लोकप्रिय नेता को तो लोकप्रिय उपाधि देना चाहिए। तो ये जो लोकप्रिय है, कहीं ना कहीं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जो लोकमान्य की उपाधि दी गई थी ना, कुछ कुछ उस जैसा है। लोकमान्य, देखो लोकमान्य, इसमें क्या है, लोकमान्य मतलब कि जनता द्वारा माने गए, वही लोकप्रिय क्या, जनता के प्रिय। तो कुछ कुछ मिलता जुलता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के किस नेता को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के समान उपाधि दी गई थी। तो लोकप्रिय, लोकमान्य, लोकप्रिय, ध्यान रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजा रामानुज प्रताप सिंह देव छत्तीसगढ़ के किस रियासत के राजा थे। तो देखो जो रामानुज प्रताप सिंह देव थे, इन्होंने ना जो
जो मध्य प्रांत वाला जो क्षेत्र था ना, मध्य भारत वाला क्षेत्र, तो यहाँ के राजाओं और रियासतों का नेतृत्व किया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और ये लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है जो लंदन में आयोजित हुए थे, 3 बार हुए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय, इनकी अवधि आप लोग बताइएगा, तिथि बताइएगा, कौन से तारीख में हुई थी, कौन से महीने में, कौन से सन में, प्रथम द्वितीय तृतीय सबको बताइएगा। इंपॉर्टेंट है, मैं जब इतिहास पढ़ा रहा था तो इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो ये जो राजा रामानुज प्रताप सिंह देव थे, देसी रियासत, जो मध्य भारत के जो देसी रियासत थे वहां के राजाओं का प्रतिनिधित्व किया था, और ये जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया रियासत के राजा थे। ध्यान रखेंगे, कोरिया के राजा थे रामानुज प्रताप सिंह देव। इनको ना मेरे ख्याल से क्रिकेट वगैरह खेलने का भी बड़ा शौक था, और क्रिकेट अच्छा खेलते थे, क्रिकेट ही जहाँ तक। और इसके अलावा इन्होंने कोरिया रियासत में ना 8वीं कक्षा तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया था, जिसमें गुड़ और चने का वितरण किया जाता था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ग्राम पंचायत में सदस्य हो सकते हैं। भाई ग्राम पंचायत में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो न्यूनतम 10 हो सकते हैं और अधिकतम 20 हो सकते हैं। न्यूनतम 10 और अधिकतम 20। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था स्थायी होती है जो कभी भी भंग नहीं होती है? तो देखो, जो ग्राम सभा है ये स्थायी होती है, बाकी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सब 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। लेकिन जो ग्राम सभा है ना भाई, ये स्थायी होती है। ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो उस गांव के सभी वयस्क, जो भी मतलब जो भी वयस्क होते हैं वोट देने वाले, वो सब जो हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव नहीं होता। भाई वो गांव का निवासी है, 18 साल से ऊपर हो गया, वोट दे रहा है, तो वो जो है अपने आप ही ग्राम सभा का सदस्य हो जाएगा, और जब तक उस गांव का अस्तित्व है तब तक ग्राम सभा है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। तो ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं होता है, वो स्थायी संस्था है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस जिले में लौह अयस्क के भंडार प्राप्त नहीं हुए हैं? तो भाई दंतेवाड़ा में बैलाडीला, बचेली, जो किरंदुल है, यहां पर बहुत बड़े बड़े लौह अयस्क के भंडार हैं। उसके बाद कांकेर में भी बहुत सारे लौह अयस्क के भंडार हैं, नारायणपुर में भी है, लेकिन जो बस्तर जिला है वहां पर लौह अयस्क का भंडार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। देखो, जो बस्तर है ना आज, मतलब जो बस्तर जिला है वो जो बस्तर संभाग है वो किसी जमाने में एक जिला हुआ करता था, और अब जो है वो बस्तर जो जिला है 7 जिलों में बंट चुका है, और जो पूरा का पूरा जो एक जिला है वो अब संभाग बन गया है, 7 जिले हैं उसमें, और जो बस्तर जिला है आज एक छोटा सा जिला बन के रह गया है, जिसमें उतने ज्यादा जंगल भी नहीं है। जो जंगल वाला जो भाग है वो नारायणपुर में आ गया, कोंडागांव में आ गया, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में चला गया। इसके अलावा जो खनिज वाले जो जिले थे, लोहा वगैरह वाले, वो सब जो है दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर इस तरफ आ गए। लेकिन अभी भी पूरा का पूरा जो बस्तर संभाग है वो बस्तर के नाम से जाना जाता है। अब बीजापुर जाओ या नारायणपुर जाओ, उस क्षेत्र को भी बस्तर ही कहा जाता है। मतलब एक तरह का होता है ना, एक जो पूरा एरिया है, मान लो ये बस्तर है, आज भी ये पूरा बस्तर है, भले यहां पर बस्तर जिला हो, इधर जो है आपका बीजापुर है, इधर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, इधर सुकमा, इधर नारायणपुर, इधर कोंडागांव, इधर कांकेर, तो ये पूरा एरिया आज भी जो है बस्तर के नाम से ही जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो लेकिन जो मेन जो बस्तर जिला है वहां पर लौह अयस्क प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनांदगांव का भंडारी टोला किस खनिज के लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, यहां से यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं, भंडारी टोला से यूरेनियम। अच्छा, राजनांदगांव जिले का कोई ऐसा स्थान आप लोग बताइएगा जहां से लौह अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टसर, रैली, मलबरी एवं इर्री किसके प्रकार हैं? टसर, रैली, मलबरी एवं इर्री किसके प्रकार हैं? तो भाई ये जो है रेशम के प्रकार हैं। ध्यान रखना, रेशम जिससे कोशा वगैरह तैयार होता है, तो ये सब रेशम के प्रकार हैं जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163A किन नगरों को आपस में जोड़ता है? देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 163A NH
163A काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी जो लंबाई है ना मात्र 12 किलोमीटर है, मात्र 12 किलोमीटर है इसकी लंबाई। तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि गीदम और दंतेवाड़ा नगर को आपस में जोड़ता है। गीदम जो है ना दंतेवाड़ा जिले का एक नगर पंचायत है, हाँ नगर पंचायत है गीदम। तो वो जो है दंतेवाड़ा जिले से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसको जोड़ता है। अगर मैं गीदम की बात करूं तो गीदम जो है ना 163 NH 163 पर स्थित है, NH 163 पर स्थित है। और ये जो NH 163 है ना ये जगदलपुर बीजापुर मार्ग पर स्थित है। तो जो गीदम है ये जगदलपुर बीजापुर मार्ग पर स्थित है। मतलब ये हो गया आपका जगदलपुर, ये हो गया आपका बीजापुर, तो यहां कहीं होगा गीदम। और यहीं से एक सड़क निकलता है जो 12 किलोमीटर दूर जाकर के दंतेवाड़ा से मिलता है। तो ध्यान रखेंगे गीदम और दंतेवाड़ा को जोड़ता है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 163A। तो भाई इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।